Hello guys, welcome back to the video and today we are starting climatology. And climatology mein I have divided it into 7 pillars. The first pillar is composition and structure of atmosphere. The second pillar is isolation and the heat budget. The third pillar is temperature and atmospheric pressure. Fourth is atmospheric circulation and winds. Fifth is humidity and precipitation. Sixth is atmospheric distribution. And seventh is world climatic regions and climate change. So in today's video we are going to cover composition and structure of atmosphere and hopefully उसके आगे का भी थोड़ा हो जाएगा. But yeah, let's focus on composition and structure of atmosphere as of now. तो आपका जो एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन है उसमें आपके आती हैं गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. गैसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है इट इज़ CO2. इट इज़ ट्रांसपेरेंट ये जो CO2 रहती है ये सोलार रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट रहती है, पर जो आपके जाने वाली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रहती हैं, आई विल एक्सप्लेन कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होती हैं, उनके लिए ये ओपेक हो जाती है. इसके कारण इसका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट रहता है. सो CO2 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. एंड देन ओजोन लेयर जो है, ओजोन गैस, ये आपके 10 से 50 किलोमीटर के ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पाई जाती है. सो वाई 10 से 50 किलोमीटर, जैसा कि आपको पता है कि जो ट्रोपोस्फियर जो आपका एटमॉस्फियर है वो पोल्स के यहाँ थोड़ा थिन है एंड इक्वेटर के यहाँ थोड़ा थिक है, उसके कारण ये वेरिएशन है 10 to 15 किलोमीटर. देन वाटर वेपर जो है इट इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल गैस. वेरिएबल गैस मतलब ये चेंज होता रहता है एल्टीट्यूड के साथ. ये इक्वेटर से जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे तब भी डिक्रीज़ होगा. ओके, ये आइसोलेशन को पार्ट्स को ऑब्जर्व करता है और स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है. स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी यू विल हियर अ लॉट इन क्लाइमेटोलॉजी. ओके, स्टेबिलिटी जब ऐसा वातावरण है जहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, साइक्लोन्स नहीं बन रहे हैं. इनस्टेबिलिटीज़ वो वातावरण रहता है जहाँ पे आपके साइक्लोन बन रहे हैं, रेनफॉल हो रहा है. ओके, देन डस्ट पार्टिकल. ये जो रहते हैं डस्ट पार्टिकल, ये नॉर्मली आपके लोअर लेयर में ही कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, पर कन्वेंशनल एयर करंट के कारण ये कभी कभार मतलब ऊपरी हाइट्स पर, ग्रेट हाइट्स पर पहुंच सकते हैं. ये जो रहते हैं डस्ट पार्टिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा रहते हैं, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में ज़्यादा रहते हैं क्योंकि यहाँ पे चलती हैं ड्राई विंड्स. ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं, मतलब इन्हीं पार्टिकल्स के ऊपर आपका जो डस्ट के ऊपर ड्यू बैठ जाती है, वाटर बैठ जाता है, देन उसके कारण फॉग और ये सारे आपको दिखते हैं. वील स्टडी इट इन डीप इन फर्दर वीडियोज़. अब स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा. जो आपका एटमॉस्फियर है उसमें डेंसिटी जो रहती है वो सरफेस के पास ज़्यादा रहती है और जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड में जाते जाओगे तो उसकी डेंसिटी कम होती जाती है. दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग दैट वन मस्ट नो. तो आपका जो सरफेस है वो कुछ इस प्रकार है. सबसे पहले आपका 0 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक पाया जाता है ट्रोपोस्फियर. ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेयर है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए. द लोअर मोस्ट लेयर है ये, इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है. ये इक्वेटर के यहाँ ज़्यादा थिक है और पोल्स के यहाँ ज़्यादा थिन है. ओके, क्यों है ये इक्वेटर के यहाँ ज़्यादा थिक और पोल्स के यहाँ ज़्यादा थिन? क्योंकि इक्वेटर के यहाँ जो एयर रहती है वो ज़्यादा वार्म होती है और एयर ज़्यादा वार्म होती है वो एक्सपेंड होती है, और क्योंकि एयर एक्सपेंड हो रही है तो उसके साथ साथ एटमॉस्फियर का ये जो एक कॉलम है ये भी एक्सपेंड होता है. ओके, इसी ट्रोपोस्फियर में आपको डस्ट पार्टिकल मिलेंगे, वाटर वेपर मिलेंगे
ऑल मेजर चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर आर ऑल्सो सीन इन ट्रोपोस्फियर ओनली। और ट्रोपोस्फियर में आप देखोगे कि जैसे जैसे आप हाइट बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर कम होता जाता है। देन एट 10 किलोमीटर यू विल फाइंड ट्रोपोपॉज, है ना। ट्रोपोपॉज ये वाला जोन रहता है जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर जो नेक्स्ट लेयर है उसको सेपरेट करता है। देन स्ट्रेटोस्फियर ये जो है ये 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाला जो एटमॉस्फेयर का एरिया है उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। इसी स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर रहती है और ये ओजोन जो लेयर रहती है ये अल्ट्रावायलेंट रेज को एब्जॉर्व कर लेती है। देन स्ट्रेटोस्फियर के बाद आएगा स्ट्रेटोपॉज विच इज़ अ सेपरेटिंग जोन बिटवीन स्ट्रेटोस्फियर एंड मेसोस्फियर। मेसोस्फियर 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। यहाँ पे भी अभी भी आप देखोगे कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपकी जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। ओके, इसका जो अपर लिमिट है इट इज़ नोन एज मीजोपॉज। मीजोपॉज के बाद आता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर आपका रहता है 80 to 400 किलोमीटर तक। इसको आयोनोस्फियर भी कहते हैं। आयोनोस्फियर क्यों कहते हैं कि ये वाला जो लेयर है एटमॉस्फियर का इसमें आयंस पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस। यहीं तक आपकी रेडियो वेव्स आती हैं, यहाँ से ट्रांसमिटेड करी जाती हैं। यहाँ पे पर अब आप देखोगे कि एज यू रीच थर्मोस्फियर और आयोनोस्फियर जैसे जैसे आप हाइट में जाते जाओगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। एक्सोस्फियर सबसे अपर मोस्ट लेयर है 400 किलोमीटर के ऊपर वाला और ये ग्रेजुअली स्पेस में मर्ज होता है। सिंस इट इज़ सो हाई अबव इसके बारे में आपको ज़्यादा रिसर्चेस भी नहीं है और ज़्यादा अपन को ज्ञान भी नहीं है इस लेयर के बारे में। सो दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ओके, देन लेट्स स्टडी कि आपके एटमॉस्फियर के मेन एलिमेंट्स क्या होंगे। एक होता है टेम्परेचर कि एटमॉस्फियर में कितना तापमान है। एक होता है प्रेशर, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है। प्रेशर की वजह से क्रिएट होती हैं विंड्स। ओके, देन देयर इज़ ह्यूमिडिटी कि आपके एक पार्सल ऑफ एयर में वाटर कंटेंट कितना है। क्लाउड्स हैं एंड प्रिसिपिटेशन है। वी विल स्टडी अबाउट ईच ऑफ दिस थिंग इन डेप्थ एज वी मूव फॉरवर्ड इन क्लाइमेटोलॉजी। पर अभी के लिए लेट्स स्टडी सोलार रेडिएशन। तो आपको पता है जितनी भी एनर्जी अर्थ रिसीव करता है वो सन से ही आती हैं एंड दे कम इन शॉर्ट वेवलेंथ्स। ओके, शॉर्ट वेवलेंथ्स के तौर पर आती हैं। शॉर्ट वेवलेंथ्स के तौर पर क्यों आती हैं? क्योंकि आपका जो सन है इट इज़ रियली हॉट और जो बहुत ज़्यादा हॉट बॉडीज़ रहती हैं उनसे जो एनर्जी निकलती है इट इज़ ऑलवेज इन शॉर्ट वेव लेंथ। इन्हीं जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है इसको कहा जाता है आइसोलेशंस। ओके, देन ये थोड़ा सा एनसीईआरटी में दिया गया था कि एफिलियन एंड पेरिलियन जब अर्थ फारदेस्ट रहता है सन से और अर्थ नियरेस्ट रहता है सन से उसकी डेट है। दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू लर्न, रटना ही पड़ता है ये। जैसे 4 जुलाई अर्थ इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन एंड 3 जनवरी अर्थ इज़ नियरेस्ट टू द सन। देन आपकी अब यू नो के आइसोलेशन इज़ जो आपके सन से रेडिएशन आ रही हैं बट इसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी रहती है। हर जगह सन की जो रेडिएशन है, सन की जो रेज हैं वो एक तरीके से तो जा नहीं रही हैं, उसमें आ रहा है वेरिएबिलिटी। तो उसके फैक्टर क्या रहते हैं? एक तो रहता है रोटेशन ऑफ अर्थ की एक्सिस का जो एंगल है इट इज़ 66/2 डिग्री, है ना। तो इसकी वजह से जो आपकी अलग अलग जगह पे जो रेडिएशन जा रहा है, अलग अलग जगह पे जो सनरेज जा रहा है वो डिफ़र कर जाता है। देन है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज। जो आपकी सन की रेज भी आ रही है उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज हो जाता है। जो डायरेक्ट रेज रहेंगी, है ना, मान लीजिए ये सन है एंड यहाँ पे ये अर्थ है, तो ये जो रेज आ रही हैं वो ऐसी हो जाती हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं और यहाँ पे स्लैंटेड रेज पड़ती हैं। तो जो डायरेक्ट रेज रहती हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हीटिंग कॉज करती हैं और कॉन्सेंट्रेटेड हीटिंग की वजह से ज़्यादा तापमान बढ़ता है।
स्लैंट रेज रहती हैं, इनका एंगल कम रहता है, एनर्जी स्प्रेड आउट हो जाती है और लेस हीटिंग होती हैं। ओके, जो आपकी स्लैंट रेज हैं इसके साथ साथ स्प्रेड तो हो ही जाती है एनर्जी, दे हैव टू पास थ्रू ग्रेटर डेप्थ ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके कारण भी उनकी जो एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स भी ले लेते हैं, इसके कारण वो लेस हीटिंग प्रोवाइड करती हैं। इक्वेटर जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्टिकल रेज जाती हैं, हैंस इट इज़ द एरिया जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा हीटिंग देखी जाती है। लेंथ ऑफ द डे, अगर मान लो कोई एरिया है वहाँ पे डे ज़्यादा है तो डे लाइट ज़्यादा होगा, और डे लाइट ज़्यादा होगा तो सन की रेज को एब्जॉर्व करने का टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। जैसे कि आपका इक्वेटर के पास वाले एरिया है, यहाँ पे डे टाइमिंग ज़्यादा है, डे लाइट ज़्यादा समय तक रहती है। ऑन कॉन्ट्रेरी आपके जो पोल्स के नियर वाले एरिया हैं या फिर पोल्स हैं, वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे महीनों तक सन नहीं आता है, तो वहाँ पे आइसोलेशन बहुत कम हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर आपका फॉग है या फिर आपका स्मग हो गया तो फिर आपका वो नीचे तक नहीं आ पाएगी सनरेज। देन शेप, स्लोप एंड फिजिकल लेआउट ऑफ द लैंड होता है ना, कि या फिर वो जो स्लोप का डायरेक्शन, मान ली एक पहाड़ है, एक यहाँ से सन की रेज आ रही है, तो ये जो दूसरी साइड है जिस पे सन की रेज नहीं आ रही है वहाँ पे आइसोलेशन बहुत ज़्यादा कम रहेगा। बट वन थिंग दैट वी मस्ट रिमेंबर कि ट्रांसपेरेंसी एंड शेप, स्लोप, फिजिकल लेआउट इज़ लेस इन्फ्लुएंस ऑफ अ फैक्टर। जो आपके मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर हैं वो है रोटेशन ऑफ द अर्थ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, लेंथ ऑफ द डे। नाउ वी विल लर्न के स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोलेशन क्या होता है। ओके, स्पेशल मतलब कैसे कैसे अलग अलग जगह पे स्पेस, एज यू कैन सी के इस वर्ड में ही स्पेस का नाम आ रहा है, तो अलग अलग जगह पे आइसोलेशन कैसे हो रहा है। क्लाउड कवर जो इसको इन्फ्लुएंस करता है ना। आपके सब ट्रॉपिकल डेजर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा लीस्ट क्राउडनेस रहती है वहाँ पे, इसलिए दे आर डेजर्ट्स। लैंड वर्सेस ओशन, ओशन ज़्यादा गर्म हो जाता है ओशन के कंपैरिजन में। सीजनल टिल्ट रहता है, विंटर में आपका जो अर्थ का टिल्ट है वो अलग रहता है, समर में अर्थ का टिल्ट अलग रहता है। एंड लैटिट्यूड, पर अभी हम जानेंगे कि हीटिंग कैसी होती है अर्थ पे। ये अर्थ का सरफेस है और ये सन है। सन से आई हैव टोल्ड यू कि शॉर्ट वेव लेंथ के तौर पे आती हैं आपकी एनर्जी। ये जो एनर्जी आएगी वो आपका अर्थ सोक कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। अब अर्थ भी ये एनर्जी को फिर से रिफ्लेक्ट नहीं, एमिनेट करेगा, अपने से छोड़ेगा। ये जो रहती है ये लॉन्ग वेव लेंथ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के, इसको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ये क्यों होती है लॉन्ग वेव में? क्योंकि अर्थ जो है इट इज़ कंपैरेटिवली कूलर दैन द सन, और जो कूल सरफेसेस रहते हैं जब वो हीट एमिट करते हैं सो दे डू इट इन लॉन्ग वेव्स में, और जो बहुत हॉट सरफेस रहते हैं जैसे सन, दे डू इट इन शॉर्ट वेव्स। अब यहाँ पे वी हैव टू नो सम वर्ड्स। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है एडवेक्शन। ओके, कंडक्शन क्या होता है? जब आपकी कोई हीट है वो किसी चीज़ के डायरेक्ट कांटेक्ट में आके ट्रांसफ़र हो रही है, वहाँ पे किसी सब्सटेंस का मूवमेंट नहीं हो रहा है। ओके, आप किसी चीज़ के कांटेक्ट में आए और हीट ट्रांसफ़र हो गई, उसको कहेंगे कंडक्शन। जैसे कि सन है, सन की जो हीट है वो आपके अर्थ सरफेस को गर्म कर देती है। अब इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में जो एयर रहेगी वो भी हीटेड हो जाएगी, है ना। ये जो हीट है वार्मर सरफेस से कूलर एयर में जो ट्रांसफ़र हो रही है वो मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल हो रही है। यहाँ पे अभी तक एयर का कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, सब्सटेंस का कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है। ये कंडक्शन जो है ये आपका बहुत लोअर लेयर्स में देखा जाएगा। देन आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होता है वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बाय मूवमेंट ऑफ एयर। यहाँ पे हो रहा है वर्टिकल मतलब ऊपर जाना, वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बाय एयर। जैसे कि हॉट एयर है वो एक्सपेंड होती है तो ऊपर जाती है, कोल्ड एयर है वो भारी हो जाती है तो वो सिंक होती है ना।
ये जो है कन्वेक्शन, इट इज़ कन्फाइंड ओनली टू ट्रोपोस्फियर, इसके ट्रोपोस्फियर के ऊपर ये नहीं होता है कन्वेक्शन। ओके, देन देयर इज एडवेक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्यों होगा? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है जगहों में, हीट विंड के साथ मूव करती है। ओके, कन्वेक्शन इज वर्टिकल मूवमेंट, एडवेक्शन इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, ये थोड़ा मैं डीप में पढ़ाना चाहूँगी। सन वेरी हॉट, दैट्स वाई इट गिव्स शॉर्ट वेव्स में एनर्जी। अर्थ हीट अप होता है और खुद रेडिएटिंग बॉडी बन जाता है। ओके, पर क्योंकि अर्थ सन से कूलर है तो उसकी जो रेडिएशन है इट इज़ इन लॉन्ग वेव्स। ये जो लॉन्ग वेव्स हैं दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज, और यही जो गैसेज हैं ये अर्थ को वार्म बनाए रखती हैं। तो इन अ सेंस अर्थ इज हीटेड बाय इट्स ओन रेडिएशन। इनडायरेक्टली सन से जो रेडिएशन आ रहा है वो पहले अर्थ सोक करता है, देन वो खुद रेडिएटिंग बॉडी बन जाता है, और वो जो लॉन्ग वेव लेंथ्स वाली एनर्जी है वो आपका ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ओके, ये जो लॉन्ग वेव वाली हैं वो एटमॉस्फेयर को हीट कर देती हैं, और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब हीट बजट क्या होता है? हीट बजट होता है बेसिकली कि आपका जितना भी सन से एनर्जी आ रहा है, रेडिएशन आ रहा है, इट इज़ इक्वल टू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मतलब एज ए होल अर्थ कोई अलग से एब्जॉर्व नहीं कर रहा है हीट। इसी के कारण अगर ऐसा होता कि सन कंटिन्यूसली हीट देता जा रहा है एंड अर्थ कंटिन्यूसली हीट लेता जा रहा है, तो उसके कारण अर्थ वुड हैव बीन अ लॉट वार्मर। इट हैज़ बीन बिलियंस ऑफ ईयर्स जब से अर्थ बनी है, और इतने सालों में अगर कंटिन्यूसली सिर्फ वन वे हो रहा होता ट्रांजिशन तो अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती, पर वो नहीं है। ओके, इसका कारण ही है हीट बजट। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट। मान क्या लीजिए सन होता ही है, सन से 100% जो वेव हैं वो आती हैं। ओके, सन की जो 100% वेव आ रही हैं उसमें से सिर्फ जो आपकी बहुत सारी तो आपकी ऑलरेडी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, 35% जो रहती हैं वेव्स वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं क्लाउड से, डस्ट से। ओके, तो 35% ये हो गया। ओके, 14% जो रहती हैं आपकी वेव्स, जो एनर्जी रहती है वो एटमॉस्फेयर ही एब्जॉर्व कर लेती है। ओके, एंड देन जो बची हुई 51% रहती हैं वो आपका अर्थ एब्जॉर्व करती है। ये जो 51% जो अर्थ एब्जॉर्व कर रही है इसी को बाद में अर्थ लॉन्ग वेव्स में रीएमिट करती है। सो आप देख सकते हैं 35 + 14 + 51 इट मेक्स अ होल 100%। ऐसे आपका 100% हो जाता है। ओके, सरप्लस हीट बैलेंस और डेफिसिट हीट बैलेंस होता है। कुछ एरियाज रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करी जा रही है, कुछ एरिया है जहाँ पे कम हीट एब्जॉर्ब करी जा रही है, इसलिए सल्फर और डेफिसिट हीट बैलेंस हो जाता है। जैसे कि सल्फरस 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच का जो एरिया है, डेफिसिट वाला पोल्स एरिया, पर ये वाला जो डिफरेंस है वो आपका रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। इसके कारण किसी एक जगह पे ज़्यादा एक्सेसिव टेम्परेचर नहीं हो पाता है। अब एल्बीडो क्या होता है? एल्बीडो जितना आपका एक सरफेस आने वाली सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर पाता है उसको कहते हैं एल्बीडो। जैसे कि फ्रेश स्नो पे जितनी भी अगर आपकी सन रेज गिर रही हैं तो उसका 80 to 90% फ्रेश स्नो रिफ्लेक्ट कर देता है, सिर्फ 10 से 20% एब्जॉर्ब करता है। ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइज। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू टेम्परेचर और that's it. Thank you for watching.